देखिए नमस्कार। आज मैं आपके लिए क्लास 12th के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा, उसमें हमने आपको चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ाया था। उसी के संबंध में मैं कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। देखिए चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने ये सूत्र बताया था, वो सूत्र था R = ρL/A। R किस पर निर्भर कर रहा है? L पर। R किस पर निर्भर कर रहा है? 1/A पर। और ये रो है वो चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, वो RA/L। तो ये देखिए, ये जो चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है वो न तो परिचित क्षेत्रफल पर निर्भर करता है न L पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर A बदलेगा तो R उसी हिसाब से बदल जाएगा, L बदलेगा तो R उसी हिसाब से बदल जाएगा। चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। अब ये बात कैसे कही? ये जब हमने चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध लिखा था तो इसमें लिखा था m/ne²τ। देखिए m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ये निश्चित रहता है। n का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है, तो इस वजह से चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। और ये τ पर निर्भर करता है, ताप बढ़ने पर शांतिकाल का मान कम हो जाता है, तो इस वजह से चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये सिर्फ ताप पर निर्भर करता है, न कि m पर, न E पर, m और E नियत हैं, और न A पर निर्भर करता है न L पर निर्भर करता है। अब इसी से संबंधित कुछ हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उनके बारे में आप थोड़ा सा देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनको ज़रा गौर से समझिए। पहला प्रश्न है, एक चालक का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, बशर्ते आयतन न बदले। हमें ये बताना है कि प्रतिरोध R ही रहेगा या 2R हो जाएगा या 3R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमें प्रतिरोध बताना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये हमारा प्रारंभिक स्थिति में प्रतिरोध है, इसकी लंबाई हमने L1 बराबर L ले ली, A1 बराबर A ले लिया और R1 बराबर R ले लिया। ये पहली स्थिति है, चालकीय पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है। तो देखिए यहाँ पे R1 बराबर R बराबर क्या होगा, ρL1/A1, और R1 बराबर R बराबर ρL/A। ये पहला समीकरण हो गया। अब हमने क्या किया, इस चालक की लंबाई को बढ़ा दिया, इसकी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया, इसका पदार्थ वही रहा, लंबाई अब L2 बराबर 2L हो गई, अब जो इसका परिचित क्षेत्रफल वो A2 कितना हो जाएगा। देखिए हम ये पता है A1 L1 बराबर A2 L2, ये हमने शर्त रखी है कि आयतन नहीं बदल रहा है, ये प्रारंभिक आयतन है, ये बाद का आयतन, ये हमारा A × L है, A2 हमें निकालना है, ये 2L हो जाएगा। तो इस तरह से A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा L से L कैंसिल हो गया, A2 हो जाएगा A/2। सीधा से अगर हम लंबाई दुगनी कर देंगे तो इसका जो परिचित क्षेत्रफल है
वो आधा हो जाएगा। अगर लंबाई 3 गुनी कर देंगे तो परिचित क्षेत्रफल 1/3 हो जाएगा। अब R2 इक्वल टू कितना होगा, R2 इक्वल टू रो L2/A2 और रो L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा A/2। तो R2 इक्वल टू रो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू रो L/A। और ये क्या रखा हुआ है इस समीकरण से, ये रखा हुआ है हमारा R। तो R2 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इंटू R। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बाद का प्रतिरोध होगा, इस स्थिति में जो प्रतिरोध होगा वो पहले की तुलना में कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका ये निष्कर्ष निकलता है, नया प्रतिरोध R2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर R, इसका मतलब 4R, लंबाई दुगुनी करने पर, लंबाई 2 गुनी करने पर। इसी तरह से R2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू R बराबर 9R। 3 का स्क्वायर क्या कि जब हम लंबाई इसकी 3 गुनी कर देंगे तो यहाँ पर 3L आ जाएगा, यहाँ A/3 हो जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई 3 गुनी करने पर, 3 गुनी करने पर। इसी तरह से R3 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, R इक्वल टू 16R, लंबाई 4 गुनी करने पर। और अगर हम इसको लंबाई को n गुना कर देते तो n स्क्वायर R, लंबाई n गुनी करने पर, लंबाई n गुनी करने पर। इस तरह से ये हमारा सूत्र निकल के आता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसके चालक की लंबाई को बढ़ाया। अब हम इसमें ले रहे हैं, अगर हम चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वही रहता है और हम उसका परिचित क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है। एक चालक का प्रतिरोध R है, यदि उसका परिचित क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। नया प्रतिरोध ज्ञात करो, बशर्ते आयतन न बदले। तो देखिए इसमें क्या है, हाल इसको ऐसे ही करेंगे। इसमें ये चालक लेंगे, इसकी लंबाई L1 बराबर L, A1 बराबर A, और इसके चालक की पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो यहाँ पे R1 बराबर R बराबर रो L1/A1, तो R1 बराबर R बराबर रो L/A। ये पहला समीकरण हो गया। अब इसकी लंबाई, इसका परिचित क्षेत्रफल दुगुना कर दिया इस तरह से, ये परिचित क्षेत्रफल दुगुना कर दिया, मतलब A2 इक्वल टू 2A। अब बात आती है इसकी लंबाई कितनी होगी। ये चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वही रहेगा, लंबाई कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वही आयतन नहीं बदलना चाहिए। तो A1 L1 A2 L2। तो ये देखिए यहाँ पे, ये तो A है, ये L है, ये 2A है, ये L2 है। तो A से A कैंसिल हो गया, तो L2 इक्वल टू
L/2, तो ये हो जाएगा लंबाई आधी हो जाएगी। अगर हम परिचित क्षेत्रफल 3 गुना कर देते तो लंबाई 1/3 हो जाती। तो इस तरह से यहाँ पे R2 = रो L2/A2 और R2 = रो ये L/2 और 2A। तो इस तरह से R2 = 1/2 का स्क्वायर, एक 2 ये एक 2 इंटू रो L/A, ये आपका R रखा हुआ है। तो ये R2 = 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू R बराबर 1/4R। ये कब है? जब परिचित क्षेत्रफल दुगुना कर दिया, परिचित क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया। ये हमारा उत्तर मिल गया। इसी तरह से अगर हम 3 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुना कर देते हैं, 3 दुगुना तिगुना R2, तो ये हो जाएगा, और n गुना करने पर n गुना परिचित क्षेत्रफल क्षेत्रफल n गुना करने पर ये तो हुआ लंबाई वृद्धि करने पर, दुगुनी तिगुनी 4 गुनी करने पर प्रतिरोध कितना होगा। परिचित क्षेत्रफल 2 गुना 3 गुना 4 गुना करने पर प्रतिरोध कितना होगा। अब बात ये आती है कि अगर हम किसी की लंबाई प्रतिशत में बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। क्वेश्चन ये है, एक चालक है जिसका प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई x% बढ़ा दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, बशर्ते उसके आयतन में कोई परिवर्तन न हो। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको देखिए समझिए। एक चालक का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई x% बढ़ा दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, और प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बशर्ते, शर्त वही है, बशर्ते आयतन न बदले, आयतन नहीं, उसका नहीं बदलना चाहिए, तो उसके प्रतिरोध में कितनी वृद्धि होगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। पहली स्थिति तो हम ये लेते हैं, L1 बराबर L, A1 बराबर A और A2 बराबर ये रो, तो R बराबर रो L/A, ये पहला समीकरण हो गया, पहला समीकरण। और इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि R1 बराबर R बराबर रो L1/A1। इसके बाद ये निष्कर्ष निकल के आया। अब देखिए बाद में क्या हुआ, इसकी लंबाई को x% बढ़ा दिया, L1 कितना हो गया, L1 बराबर L प्लस L का x%, तो L प्लस L इंटू x/100, तो ये हो जाएगा L कॉमन 1 प्लस x/100।
अब L2 कितना, ओ ये तो हो गया L2। अब A2 कितना होगा, हमें ये पता है कि इसका आयतन नहीं बदल रहा है, आयतन अपरिवर्तित है, तो A1 L1 बराबर A2 L2, क्योंकि यहाँ पे हमने A2 लिया हुआ है लंबाई, ये परिचित क्षेत्रफल लंबाई L2 ली हुई है, तो इसका आयतन ये होगा और इसका आयतन ये होगा, तो इस वजह से यहाँ पे ये इंटू एल, A2 इंटू एल और 1 प्लस एक्स अपॉन 100, तो L से L कैंसिल हो गया, A2 आ गया A अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 100। ये स्थिति में है जब हमारा आयतन न बदले, उस में हमारा नया प्रतिरोध कितना होगा, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, और R2 इक्वल टू रो L2 कितना होगा, ये है L 1 प्लस एक्स अपॉन 100 अपॉन A अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 100। तो इस तरह से जब हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, रो L अपॉन A इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर, और ये क्या है, इस समीकरण से ये R रखा हुआ है, तो R2 बराबर R, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस 2 एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर। नया हमारा प्रतिरोध इतना होगा, नया प्रतिरोध। अब हमें यह निकालना है कि प्रतिशत वृद्धि क्या हो, कितनी होगी, लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी है, यदि x बहुत छोटा है, x बहुत छोटा है, जैसे 1% है, 2% है, तो R2 हमारा होगा R1 प्लस, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे तो 1 प्लस 2x अपॉन 100, ये प्रतिरोध नया होगा। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण से फिर देख लीजिए, यहाँ से इससे, इसमें हम क्या करेंगे, R2 इक्वल टू R प्लस R इंटू 2x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 100 का होल स्क्वायर, तो ये R2 माइनस R इक्वल टू R 2x प्लस अपॉन 100 और x अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें ये R क्या है, ये हमारा है R1, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1, और ये भी R1 हो गया 2x अपॉन 100 प्लस x अपॉन 100 का होल स्क्वायर, और ये इसको हम कहेंगे डेल्टा R और बटे R1, ये हो गया 2x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100। अब हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी इक्वल टू डेल्टा R अपॉन R1 इंटू 100, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, तो 2x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, तो इस तरह से ये 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से शॉर्ट में अगर हम ये कहें कि अगर हम किसी चालक का प्रतिरोध 1% बढ़ा देते हैं तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, बड़ा आसान से निकाला जा सकता है इस सूत्र से। जैसे 1% वृद्धि करने पर 1% वृद्धि करने पर इससे पहले एक चीज़ और बता दें, यदि x बहुत छोटा है, यदि x बहुत छोटा है तो प्रतिशत जो वृद्धि होगी वो केवल होगी 2x प्रतिशत। हम किसको छोड़ देंगे, x बाई 100 को छोड़ देंगे। इसी तरह से 1% वृद्धि करने पर प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो 2 इंटू 1 2% होगी। और अगर हम 10% वृद्धि करेंगे, वृद्धि करने पर
होने पर प्रतिशत वृद्धि अब ये सूत्र नहीं लगेगा, अब ये वाला सूत्र लगेगा। तब क्या होगा 2 × 10 + 10 × 10/100, तो ये हो जाएगा 20 + 1 21%। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी हम निकाल सकते हैं। 1%, 2% होगी, 2% होगी तो 4% वृद्धि हो जाएगी, लेकिन 20% होगी तो 40% नहीं होगी, बल्कि 40% से ज़्यादा होगी। अब बात आती है जो चालक का प्रतिरोध होता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम जान लें। तो अब हमें पढ़ना है चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए हमने पीछे पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था, ओम के नियम से निष्कर्ष निकाला था। R = होता है m/n² τ × L/A। तो देखिए R किस पर निर्भर कर रहा है, R निर्भर कर रहा है 1/τ पर, और τ किस पर निर्भर करता है 1/T पर। तो 1/τ सब प्रोपोर्शनल कितना होगा T क्या होता है परमताप, तो R प्रोपोर्शनल हो गया T। तो ये यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि शुद्ध चालकों में चालक का प्रतिरोध उसके परम ताप के अनुकमानुपाती होता है। शुद्ध चालक, शुद्ध जैसे शुद्ध चांदी, शुद्ध तांबा, तो शुद्ध चालकों में ताप का प्रतिरोध उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात R समानुपाती T, या ये हम कहें R1/R2 = T1/T2। ये शुद्ध चालकों के लिए है, शुद्ध चालकों के लिए। अभी हम अशुद्ध चालकों के लिए भी बात करेंगे, शुद्ध चालकों के लिए। अब हमने ये मान लिया, माना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध R0 है, R0, ठीक है। और T डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक का प्रतिरोध RT है। तो यहाँ से देखिए रखेंगे RT/R0, ये हो गया T0/TT। T0 कितना होगा, T0 होगा 0 + 273 बराबर 273 केल्विन। TT कितना होगा 0 + T + 273 + T केल्विन। तो इसमें जब मान रखेंगे तो मान रखने पर हमारा ये निष्कर्ष निकल के आएगा RT/R0, ये हम लिखेंगे 273 + T/273 + 0, और RT/R0 273/273
प्लस टी बटे 273। तो आर टी इजिकल टू R0 1 प्लस 1 बटे 73 इंटू टी। ये निष्कर्ष निकल के आता है। अब देखिए ये सूत्र है शुद्ध चालकों के लिए, शुद्ध चालकों के लिए, शुद्ध चालकों के लिए इसमें इस मान को हम कहते हैं आर टी इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ अल्फा को कहते हैं चालक के प्रतिरोध ताप गुणांक, अल्फा को बोलते हैं चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक, चालक के पदार्थ का या चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक बोल लीजिए। अब देखिए अल्फा का मान 1/273 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन होता है सभी शुद्ध चालकों के लिए, सभी शुद्ध चालकों के लिए चाहे तांबा हो चाहे कोई भी हो, एल्युमिनियम हो, शुद्ध होना चाहिए। तो इसके लिए अल्फा का मान समान होगा, अन्य के लिए इसके बराबर नहीं होता बल्कि भिन्न होता है। अन्य चालकों के लिए, चालकों के लिए 1/273 न होकर के कुछ मान अलग होता है। तो इस तरह से हम किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध इस सूत्र से निकाल सकते हैं, जहाँ पर हमारा अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। कल हम आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे। धन्यवाद।